Hello everyone, welcome to Maluka IAS. My name is सूरज। तो आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। ठीक है। सो फर्स्ट, मलुका आईएएस आप सबके लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज 2025 विद मेंटरशिप, जिसमें टोटल 64 टेस्ट है, 34 प्रीलिम्स के और 30 मेंस के। इसके साथ में आपको 15,000 प्लस एमसीक्यूज का, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस बिफोर टेस्ट जो है टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में अवेलेबल है, साथ में हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, फायदा इसका उठा सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। तो चलते हैं आगे। सो फर्स्ट अगर देखा जाए तो इंडिया चाइना ने अभी अभी 31st बॉर्डर अफेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज की। ठीक है, जो कि रिजॉल्व करने के लिए जो स्टैंड ऑफ चल रहा है एलएसी में। तो एलएसी क्या है? एलएसी इज बेसिकली द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपने सुना होगा कि गलवान क्राइसिस हुआ था 2020 में, कोरोना के टाइम पे। तो उस टाइम पे दोनों जो फोर्सेस थी, दोनों आर्मीज थी, वो एक आमने सामने आ गई थी। क्योंकि चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो अभी तक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। उसको दोनों तरफ से कंट्री कुछ क्लेम करती है, दूसरी कंट्री कुछ क्लेम करती है। तो कई बार चाइनीज इंट्रूजन्स भी हमारे एरिया में देखने को मिलते हैं, जिससे हमारी आर्मी उनको रोकने की कोशिश करती है, जिस वजह से कभी कभी बीच में ये जो स्टैंड ऑफ्स हैं ये लगातार देखने को मिलते हैं। तो दोनों बड़ी इकोनॉमीज हैं और साथ में रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज भी है। तो ये दोनों आपस में ये चाहते हैं कि बेसिकली ये टेबल पे बैठ करके ही पूरा जो रिजॉल्व है, पूरा स्टैंड ऑफ है, उसको ठीक कर दिया जाए। ठीक है। तो इसके लिए बार बार ये क्या कर रहे हैं, ये मिलते रहते हैं एलएसी के पास, और वहां पे कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। राइट, कि पूरा जो पीस है उसको मेंटेन किया जाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो इसके लिए अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे गलवान क्राइसिस हुआ था, तो ये पूरा लद्दाख का एरिया है। यहाँ पे आर्मी पिछले काफी टाइम से काफी ज्यादा मिरर डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हुआ है। मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जितने चाइनीज सोल्जर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उतने यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। तो काफी बड़े अमाउंट में यहाँ डिप्लॉयमेंट है दोनों साइड्स पे। तो कई सारी एक्सरसाइजेस भी इंडियन आर्मी यहाँ पे ऑपरेट कर रही है इस पूरे एरिया में, इसकी सुरक्षा के लिए। तो न्यूज यही है कि इंडिया चाइना जो है वो बेसिकली चाहते हैं इस पूरे मामले को बैठ करके, ठीक है, जो अभी स्टैंड ऑफ का चल रहा है, कि एक टेबल पे इसको अक्रॉस द टेबल इसको सुलझाया जा सके, इसको खत्म किया जा सके। तो इसके लिए 31st मीटिंग जो है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर द कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, बीजिंग में थर्सडे को, यानी कि 29 अगस्त 2024 को। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट जो है वो निकल के आया है। ठीक है, किसमें ये कहा गया है, फ्रैंक, कंस्ट्रक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग एक्सचेंज ऑफ व्यूज दोनों साइड से हुए हैं। और इस मीटिंग में बेसिकली यही है कि जो पुरानी मीटिंग थी, यानी कि 30th और 31st जुलाई वाली, ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या था कि इसके अंदर कॉप्स कमांडर लेवल की टॉक्स, ठीक है, नहीं हुई थी। ठीक है, दो मीटिंग्स के अंदर। बट लेकिन फिर भी काफी अच्छा ये दोनों के बीच में सहयोग दिखा है इस चीज को लेकर के। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब ये इंडिया चाइना रिलेशंस क्या है बेसिकली। तो इंडिया को आजादी मिली थी 1947 में। चाइना बेसिकली 1949 में बन गया था कम्युनिस्ट चाइना, बाय द फाउंडर ऑफ द माओ जेडोंग। तो उसी बात से 1950 से हमारे जो रिलेशन थे, वैसे तो हम हिस्टोरिकल रिलेशन शेयर करते हैं, पुरानी सिविलाइजेशन, लाइक वी आर इंडस वैली पीपल। ठीक है, और उन लोगों को देखो तो वो हवांग हो रिवर के पास उनकी भी एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन कभी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकली आपस में जुड़े हुए थे, ट्रेड के लिए, कल्चर के लिए। कई सारे चाइनीज ट्रेवलर्स भी अगर आप देखोगे, उन्होंने भारत को समय समय पे विजिट किया है। जैसे 6th सेंचुरी अगर बीसी में अगर आप देखते हैं, तो उसमें हर्षवर्धन के टाइम पे विजिट किया था ह्वेत्सांग ने। ह्वेत्सांग जो एक चाइनीज ट्रेवलर था, वो भारत आया था। उसने काफी जगह जाकर के यहाँ के एम्पायर्स के बारे में लिखा भी है, पढ़ा भी है। ठीक है, तो वो चीजें हुई हैं बार बार। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोनों। आज अगर आप देखोगे, एशियन पावर्स हैं, बड़ी पावर्स हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर पावर्स भी हैं, और साथ में काफी बड़ा पॉपुलेशन भी है। तो ऑलमोस्ट 142 करोड़ लोग चाइना के हैं। और इतने ही 142 करोड़ अगर आप देखोगे, तो ये आपको इंडियंस भी मिलेंगे, यानी काफी पॉपुलस कंट्रीज भी है। काफी बड़ा शेयर पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में ये होल्ड करती है।
इसके साथ में ये रोबस्ट इकोनॉमीज हैं, राइजिंग इकोनॉमीज हैं, बढ़ रही हैं अभी, और स्ट्रेटेजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट जो है ये बॉर्डर आपस में शेयर करती है, काफी बड़ा बॉर्डर लगता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अलग अलग लेवल पे चलते हैं, ट्रेड रिलेशंस, ठीक है, या इंटरमिटेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए। और जो डिस्प्यूट्स हैं वो ज्यादातर बॉर्डर डिस्प्यूट्स इनके बीच में देखने को मिलते हैं, जो कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स के अंदर, ठीक है। और कई बार तो क्या हुआ है कि कई बार स्टैंड ऑफ्स भी काफी लंबे इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिले हैं, जैसे गलवान का क्राइसिस था या डोकलाम का क्राइसिस था। इसके पहले भी कई बार ये चीजें देखने को मिली, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट ये रहा मैप, दिस इज द मैप ऑफ चाइना। दिस इज द मैप ऑफ चाइना। सो यह रहा चाइना। चाइना के इस साइड में दिस इज द तिब्बत, दिस इज तिब्बतन पार्ट। एंड इस एरिया में अगर देखा जाए, ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर ये कोस्टल एरिया के अंदर बहुत मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। और ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, दिस इज कॉल्ड मंचूरियन रीजन। मंचूरियन रीजन एग्रीकल्चर काफी ज्यादा इस पार्ट्स में देखने को मिलता है, राइट। तो भारत के साथ में ये वेस्टर्न साइड्स पे और ईस्टर्न साइड्स पे बॉर्डर शेयर करता है चाइना। चाइना काफी बड़ा देश है, कई सारी कंट्रीज के साथ में इसका बॉर्डर है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज। यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द कोरियन पेनिनसुला, दिस इज द नॉर्थ कोरिया, दिस इज द साउथ कोरिया, राइट। यही नीचे ये ताइवान है, this is the Taiwan. Taiwan is called as ROC, that is Republic of China, and this is called PRC, People's Republic of China, ठीक है। तो कई बार न्यूज में ये भी लगातार आता रहता है कि चाइना जो है वो ये कई बार कहने की कोशिश करता है कि ताइवान उसका पार्ट है और वो ताइवान को अनेक्स करेगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज बेसिकली एरिया ऑफ कोऑपरेशन। तो इंडिया चाइना के बीच में अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है, तो सबसे पहले तो यही है कि भारत जो है वो ऐसे कंट्री के साथ में जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हम लोग कह देते हैं, ठीक है, इंडिया और चाइना 1 अप्रैल 1950 में। और इकोनॉमिक टाइज में देखें तो बायलैटरल ट्रेड बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन के आसपास आपको ये ट्रेड मिलेगा, राइट। जिसमें एक दिक्कत ये है कि इसमें डेफिसिट भी है, यानी चाइना जो हमें एक्सपोर्ट कर रहा है वो बहुत ज्यादा है और हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत ही मिनिमम एक्सपोर्ट्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। एजुकेशन के एज में देखा जाए तो इंडिया चाइना ने साइन किया है एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम 2006 में, जिसमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो मल्टीलेटरल कोऑपरेशंस के थ्रू दी जाती है, ठीक है। इंडिया चाइना कंटिन्यू हाई लेवल एंगेजमेंट जो है वो रीजनल बेसिस पे करते रहते हैं, जिसमें संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी संस्था है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स एक ऐसी ग्रुपिंग है जिसका काफी प्रभाव है पूरी दुनिया के अंदर, इसको भी ये यहाँ पे साथ में काम करते हैं। वैसे अगर आपने ये भी नोट किया होगा कि इंडिया चाइना जो है, ठीक है, ये लगातार दुनिया भर में जो कई बार ऐसे इश्यूज होते हैं उसमें एक साथ होते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू है, उसमें इंडिया इज ऑल्सो अ डेवलप्ड कंट्री एंड चाइना इज ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री। तो ये जो दोनों कंट्रीज हैं, इंडिया और चाइना, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इसमें कोल के जो इश्यूज हैं, यानी कि कोयला हमें जलाना ही पड़ेगा अपने आने वाले समय में एनर्जी की नीड्स के लिए, क्योंकि एकदम तो हम चेंज नहीं ला सकते, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। तो इनफॉर्मल समिट्स में देखें तो बोथ कंट्रीज ने ज्वाइन किया है 5 प्रिंसिपल्स को फॉर द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को, ठीक है। कल्चर देखें तो काफी हिस्टोरिकल कल्चर एक्सचेंजेस हम यहाँ पे शेयर करते हैं। काफी सारे हमारे जो योगा टीचर्स हैं वो चाइना के अंदर जा करके वहाँ योगा सिखा रहे हैं, योगा को स्प्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में योगा कॉलेजेस भी ओपन हुए हैं, तो भारत की सॉफ्ट पावर भी वहां पे बढ़ रही है। साथ में ये जो कंट्रीज हैं एक तरह से होम टाउन डिप्लोमेसी के बेसिस पे 2 इनफॉर्मल समिट्स को वुहान और चेन्नई में हेल्ड किया गया है। 5 फिंगर पॉलिसी अगर देखें तो चैलेंजेस के बेसिस पे ये है कि चाइना ये कहता है कि उसके इंडिया के साथ लगने वाला काफी सारा ऐसा एरिया है जिसको वो क्लेम कर लेता है। दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में जो बॉर्डर शेयर करती हैं, दिस बॉर्डर इज
अप्रोक्सीमेटली 3488 किलोमीटर्स का पूरा बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर में चाइना ये कह रहा है स्पेसिफिकली, जिसको हम LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, तो इसमें हिमालयन रीजन पड़ता है, ठीक है, जो काफी पुअरली डिमार्केटेड है। क्योंकि माउंटेन्स बहुत हाइट के होते हैं, रफ टेरेन होता है, ग्लेशियर्स होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहां जाना मुश्किल होता है, तो उसमें बॉर्डर को मार्क करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम पे। तो ऐसे में चाइना कंसीडर करता है कि जो तिब्बत है, ठीक है, उसके बेसिकली जो राइट हैंड का पाम है चाइना का, उसमें लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, ये उसको तिब्बत का पार्ट मानता है, ठीक है, कि ये तिब्बत का पार्ट। तो इसी वजह से काफी ज्यादा स्किर्मिश देखने को मिलती है दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर्स पे। और ऐसा कहा जाता है कि अभी 50 से 60,000 ट्रूप्स जो है ये पोस्टेड हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पे, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर। हो सकता है ये नंबर ज्यादा भी हो, बट अभी ये बताया जा रहा है कि 50 से 60,000 ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉयड है। ये बिल्कुल मिरर डिप्लॉयमेंट देखने को मिलती है आसपास। तो चाइना ये कंसीडर कर रहा है कि लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ठीक है, ये सब किसके पार्ट है? तिब्बत के पार्ट है, राइट। तो अब इस केस में अगर एक और इनिशिएटिव देखा जाए जो चाइना ने लिया था, अपने पूरी जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, उसमें से जो भी गुड्स आती हैं उनको आगे भेजने के लिए, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये पुराने सिल्क रोड्स को ज्वाइन करेगा, ऐसा चाइना का मानना है, जिसमें कि वो अपनी दुनिया भर में अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है। इसमें एक इशू ये है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, कि इंडिया में हमारे पास ऐसे जो एरिया है, दिस इज बेसिकली द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख पार्ट। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज बेसिकली कॉल्ड एज गिलगित बाल्टिस्तान, एंड इसको कहा जाता है अक्साई चिन। ये चाइना ने एनेक्स किया है, और ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज द POK। तो चाइना ने क्या किया है कि यहाँ पे एक रोड बनाया है हमारी टेरिटरी के अंदर। इस रोड को कहते हैं CPAC, दिस इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आगे जाकर के ये गवादर पोर्ट है, गवादर पोर्ट पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो वहां जाकर के ये जो गवादर पोर्ट है, उस पे ये रोड मिल जाता है। बट हमारा डिस्प्यूट इतना है कि हमसे बिना पूछे तुम यार हमारे एरिया के अंदर जाकर के रोड बना रहे हो, हमसे तो पूछ लेते, ठीक है। फिर बार बार हमें ये कहते हो कि तुम भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को ज्वाइन करो। तो ये एक जो है वो मेन यहाँ पे हमें प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। तो इंडिया अपोज करता है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बिकॉज ये वायलेट करता है हमारी सॉवरेनिटी को, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसमें यही पे ही बनाया है, इसी पार्ट के अंदर, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, राइट। सो इसके साथ में सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी है चाइना की, जिसमें चाइना क्या करता है कि बेसिकली ये लार्जर गेन्स के लिए छोटी अगर जियो पॉलिटिकल अनलॉफुल स्टेप्स से, ठीक है, ये कई बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, राइट। उसके साथ में चाइना को ये भी देखने को मिला है कि चाइना कंसिस्टेंटली बॉर्डर एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, रेलवे लाइंस लगा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि इसकी वजह से यहाँ पे जो विलेजेस हैं, वो विलेजेस को भी काफी मॉडर्नाइज कर रहा है। तो इस बेसिस पे हमारे जो एरिया में हम भी साथ साथ में अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि चाइना बहुत एग्रेसिव पॉलिसीज यहाँ पे लेकर के आ रहा है, ठीक है। साथ में चाइना क्या कर रहा है कि जो हमारे पड़ोसी हैं, लाइक बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, तो इन एरियाज के अंदर भी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है या एंटी इंडिया फोर्सेस को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो उस केसेस में देखें तो यहाँ पे पोर्ट्स को बनाता है, या तो मान लो किसी की जमीन ले ली, उस पर पोर्ट बना दिया, या तो उनको पैसे लोन की फॉर्म में दे दिए, उनको डेट ट्रैप में फंसा लिया, ठीक है। वो लोग कई बार होता है कि वो पैसे वापस नहीं दे पाते, तो इस चक्कर में बोलता है कि ये पोर्ट मेरा हो गया, से ये एयरपोर्ट मेरा हो गया। तो इससे वो कई बार क्या करता है कि वो बेसिकली इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी, राइट। तो इसकी पॉलिसी है, जिस पॉलिसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, ये जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, जिसमें कि
चाइना क्या कर रहा है कि इंडिया के आसपास काफी सारी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को बना रहा है। वो बाद में हो सकता है कि इसको वो स्पेसिफिकली अपने सर्विलांस के लिए भी उसको यूज कर सके, राइट। तो डेट्रेड डिप्लोमेसी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसने मालदीव्स पे ट्राई किया, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, ठीक है। इन सब कंट्रीज के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पे डेट्रेड पॉलिसीज को इसने लाया है, ठीक है। श्रीलंका उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। बाकी अगर इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी पे अगर हम देखें तो हम लोग बाहर से 83.2 बिलियन का हम लोग वहां से इंपोर्ट करते आ रहे हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट में मटेरियल आता है। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज भारत में हैं जिनको एज अ रॉ मटेरियल भी कहाँ से आ रहा है, चाइना से। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज देखें भारत में तो भारत को अब कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। बट कई सारी ऐसी ड्रग्स हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में चाइना से आती है, तब यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो ये बॉर्डर्स का एरिया है। बॉर्डर्स के एरिया में यहाँ पे ये लद्दाख का सेक्शन है। तो लद्दाख के सेक्शन में आप देखोगे वेस्टर्न साइड्स वाला एरिया है। यहीं पे ही गलवान का क्राइसिस हुआ था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर्स भी हैं, थोड़े लीस्ट कंट्रोवर्शियल है, लेकिन यहाँ भी कभी भी चाइना जो है वो कभी भी यहाँ पे भी इन कंट्रोवर्सीज को, ठीक है, अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। सिक्किम का एरिया अगर आप देखोगे इसको ये डिस्प्यूट मानता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश को तो ये कहता ही है कि बार बार कि दिस इज द पार्ट ऑफ द तिब्बत, राइट। तो ऐसे में, ठीक है, ट्रेड अगर देखा जाए तो 2020 में देखिए ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं दिस इज द इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। और हमारा एक्सपोर्ट देखिए बिल्कुल उतना ही है जितना पहले से चलता आ रहा है 2014 से 2022 तक, राइट। सो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर देखें तो बेसिकली इंडिया अंगेज कर रहा है लाइक माइंडेड नेशंस के साथ में, जैसे यूएस के साथ में, इसराइल के साथ में, जापान के साथ, ठीक है, या और कंट्रीज को भी बढ़ाया गया है जिससे इंडियन ओशियन रीजन के अंदर जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जा सके। क्वाड करके ग्रुपिंग है। स्क्वाड के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, ये 4 कंट्रीज हैं। और एक तरह से कॉमन ग्राउंड ये बोल रही है कि हम लोग डेमोक्रेटिक नेशंस हैं और ये सपोर्ट ले रहे हैं बेसिकली कि मैरिटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखा जा सके, राइट। I2U2 ये इंडिया, इसराइल, यूएसए एंड यूएई है, इन्होंने एक अलायंस बनाया है। इस अलायंस के अंदर ये स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे एरिया की जियोपॉलिटिक्स को, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल नॉर्थ एंड साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। इंडिया ने काफी बढ़ चढ़ करके इस प्रोजेक्ट को आगे फॉरवर्ड किया और फॉरवर्ड करने के बाद इसको एस्टैब्लिशमेंट की बात चल रही है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली जो है वो कोशिश की जा रही है कि इसमें 70 to 100 किलोमीटर का एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नेटवर्क बनाया जाए जो इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी को आपस में जोड़ेगा। तो इसका ये भी बताया जा रहा है कि बेसिकली जो छाबहार पोर्ट है ईरान का, जो काफी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है और जो चाइनीज एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है अरेबियन सी में, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में, तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव जो है वो दिया जा सकता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जो गवादर पोर्ट बिल्कुल साथ में है। तो गवादर पोर्ट पाकिस्तान, उसके साथ ही ईरान है, तो ईरान के अंदर छाबहार पोर्ट है। तो एक तरह से ये सीपीईसी जो है इसका एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकता है इंटरनेशनल नॉर्थ एंड साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, राइट। तो उसमें हम यूज कर सकते हैं ईरान का पोर्ट ऑलरेडी। तो इसमें अगर अगर देखें तो मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ये कि एक्स्ट्रा बफर जोन बनाए जाए वो बॉर्डर के पास, जिससे स्पेसिफिकली जो एरियाज हैं जहां पे ज्यादा दिक्कत होती है उसमें पूरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए और साथ में जो फायर आर्म्स है उनको बैन किया जाए, ठीक है। हालांकि गलवान में अगर आप देखोगे वहां पे कोई गोली नहीं चली थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो चाइनीज सोल्जर्स थे ये पहाड़ी पे चढ़ करके पत्थर बड़े बड़े इंडियन सोल्जर्स के ऊपर फेंक रहे थे। साथ में डंडे के ऊपर इन्होंने कीलें लगाई हुई थी और उससे इन्होंने आकर के अटैक किया था, ठीक है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी आगे ना हो, ये भी जरूरी है कि वो कैसे इसको टैकल किया जाए। तो इन्हीं मीटिंग्स के अंदर ये बातचीत जो है वो चल रही है, राइट। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर चाइना के साथ बहुत बड़ा इम्बैलेंस हमारा ट्रेड का है, ठीक है। तो इंडिया के जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर ये कम होनी चाहिए, ठीक है। और फैसिलिटेट किया जाना चाहिए डेवलपमेंटल ऑफ अल्टरनेटिव ग्लोबल सप्लाई चेन्स को, कि हम और कहीं से भी हम क्या करें कि धीरे धीरे हम लोग, ठीक है, और कहीं से भी मटेरियल को लेना स्टार्ट करें। इसके साथ में नेगोशिएट होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना टू बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स,
राइट। सो कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन क्राइसिस मैनेजमेंट में देखा जाए तो दोनों के पास बड़ी मिलिट्री पावर भी है, दोनों मिलिट्री पावर भी है, डेटरेंस कैपेबिलिटी भी है, माउंटेन्स पे भी, इंडियन ओशियंस के अंदर भी, ठीक है। और साथ में स्ट्रक्चर्स और कैपेबिलिटीज टू काउंटर चाइनीज ग्रे जोन थ्रेट्स इंक्लूडिंग द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी को स्पेसिफिकली पेट्रोलिंग ड्यूटीज के लिए लगाया गया है एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। और इसके साथ में राफेल जेट्स को भी मॉनिटरिंग के लिए भेजा जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। और कई सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कई देशों के साथ में की जाती है, जिससे इस एरिया की टोपोग्राफी या बाकी और फीचर्स, वर्किंग स्टाइल को समझा जा सके। कल्चरल डिप्लोमेसी में ये है कि जितना ज्यादा हो सके वो सॉफ्ट पावर को बढ़ाया जाए, टूरिज्म को बढ़ाया जाए, ठीक है। यहाँ से इंडियंस बेसिकली जा सकते हैं, चाइना विजिट कर सकते हैं, साथ में बेसिकली चाइनीज भी यहाँ पे आ सकते हैं। इससे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएं, कल्चर फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाएं और ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स को भी लगाया जा सकता है, ठीक है। डिप्लोमेसी के अंदर स्पेसिफिकली अगर देखें तो एक नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स के अंदर डिप्लोमेसी के अल्टरनेटिव चैनल्स को भी लगाया जा सकता है, ट्रस्ट सोसाइटी, ठीक है, जिससे कि एक्सचेंज हो सके दोनों सोसाइटीज के बीच में। तो ऐसे में ये दो बड़े जो जाइंट्स हैं, जिसमें कि मिलिट्री जाइंट्स भी हैं, साथ में इकोनॉमिक भी है, और एशिया के दो बड़े भाई भी हैं, तो इन दोनों का साथ रहना जरूरी है, ठीक है। एक दूसरे का भरोसा जीतना जरूरी है, तब जाकर के जो विकास की तरफ ये जो है वो डेवलपमेंट की तरफ ये पूरा कोर्स जा सकता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, इसके बाद ये आप यहाँ पे जरूर सॉल्व कीजिएगा। और नेक्स्ट आपके लिए मंथली मैगजीन है प्रीलिम्स 2025 फोकस्ड करंट अफेयर की, जिसमें कई सारे डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स को इंक्लूड किया गया है। सिर्फ 29 रुपीज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप इसको खरीद सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।